एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो बेटा, हमने कल अपना किया था इसका थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट किसके लिए, ताकि हम एलिंगम डायग्राम को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आप लोगों का हुआ नहीं था थर्मोडायनेमिक्स आपकी प्रीवियस क्लास में, इसीलिए हम उसको जो मेन कंसेप्ट जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के होते हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। आज मैं एक बार उसको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ और नेक्स्ट मैं आपको एलिंगम डायग्राम कराऊंगी। कल हमने क्या देखा था, इसके जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल होते हैं मेटालर्जी के, वो क्या क्या होते हैं बेटा, मैं इसको थोड़ा सा फास्टली लेके चलूंगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमने देखा था स्मेल्टिंग। क्या देखा था? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या था आपका कि मेटल ऑक्साइड से हम क्या बनाते हैं? मेटल। क्या करते हैं बेटा? किसी भी मेटल ऑक्साइड से हम क्या बनाते हैं? मेटल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था किसका? स्मेल्टिंग का। मैंने ये बताया था कि जो स्मेल्टिंग के लिए आपका जो डेल एच होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, जो थर्मल रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हीटिंग क्या है? रिक्वायर्ड है। तो हीटिंग रिक्वायर्ड है, डेल एच आपका पॉजिटिव, एक एंडोथर्मिक रिडक्शन हो जाएगा आपका, ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा। एक दूसरी टर्म मैंने बताई थी यहाँ पर, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी, इस पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर जो हम टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए हमें टेम्परेचर कितना देना होता है या किसी के लिए कम देना होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या? स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं हम इसको बेटा, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन। यही हमने देखा था कि थर्मल रिडक्शन तो यही हो रहा है कि जब मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, किसी में 1100 केल्विन है, किसी में 800 केल्विन में, किसी में 600 केल्विन पे भी हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है मेटल ऑक्साइड पे, कौन से मेटल का ऑक्साइड वहां पर है और उसको किस मेटल में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका पायरोमेटलर्जी। पायरो मतलब ही क्या होता है? हीट। इस पायरो का मतलब ही क्या होता है बेटा? यहाँ पर हीट। ठीक है, अब देखो, अब एक टर्म आई थी हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी। गिब्स एनर्जी होती है, ये गिब्स एनर्जी क्या थी? ये वो एनर्जी थी जो सिस्टम के साथ एसोसिएट होती है और जो किस में काम आती है? यूजफुल वर्क करने के लिए जो यूज होती है। ठीक है, जो यूजफुल वर्क के लिए काम आती है उस एनर्जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। एक हमने रिलेशनशिप बताया था यहाँ पर, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एक रिलेशनशिप बताया था किसमें? गिब्स एनर्जी में और एंट्रोपी में, या गिब्स एनर्जी और एंथैल्पी में। ये हमारी गिब्स एनर्जी होती है, ये एंथैल्पी होती है, ये एंट्रोपी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका? ये तो है टोटल एनर्जी, ये डेल एच तो क्या है बेटा? आपका टोटल एनर्जी जो किसी सिस्टम के साथ एसोसिएट है। बट जो डेल एस है वो क्या आपका? रैंडमनेस। यहाँ पर एंट्रोपी चेंज जो होता है कि अगर रैंडमनेस की बात करें तो सबसे कम किस में होती है? सॉलिड में रैंडमनेस सबसे कम होती है, उससे ज्यादा किस में होती है? लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किस में होती है? गैसेस में। रैंडमनेस मतलब कितना वो स्कैटर्ड है, कितने मॉलिक्यूल्स उनमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं है, एक परफेक्ट ऑर्डर में वो अरेंज नहीं है, तो वो क्या होती है? रैंडमनेस। सबसे कम रैंडमनेस होती है सॉलिड में और सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होती है? गैसेस में। तो ये रिलेशनशिप है, ये टोटल एनर्जी है आपकी, और जो डेल एस है वो क्या है? रैंडमनेस। ठीक है, तो अगर इस टोटल एनर्जी में से हम रैंडमनेस को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है? गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब हमारा जो कोई भी रिएक्शन है, एनी रिएक्शन, कि आपकी वो फिजिबल होगी या नहीं होगी, वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस डेल जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी इफ डेल जी इज नेगेटिव, रिएक्शन कैसा होगा आपका? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर आपका डेल जी होगा कैसा? पॉजिटिव, तो रिएक्शन आपकी कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या है? बात करी थी, अगर डेल जी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी नेगेटिव पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस। मतलब ओवरऑल हमारी किसी भी रिएक्शन का अपने आप होना या करवाना किसके ऊपर डिपेंड करता है? गिब्स एनर्जी की वैल्यू पे। गिब्स एनर्जी में वापस बता रही हूँ, हमने क्या बताया था, ये वो एनर्जी है जो यूजफुल वर्क करने में काम आती है। ठीक है, अब बात आती है, देखो, हम हमेशा ये ध्यान रखना कि ये मैंने बताया था, किसी भी एनर्जी के साथ अगर आपका नेगेटिव साइन है, किसी के भी साथ अगर क्या आपका नेगेटिव साइन है, तो क्या है? मतलब आपकी एनर्जी वहां पर क्या हो रही है? प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है। ओके, अब देखो, अगर डेल जी पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी, अब देखो ये लेस नेगेटिव वाला जो फंडा होता है ना, अब हमें कहाँ से आएगा? मैंने क्या बोला कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी या कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगी?
इसको फिजिबल भी बोलते हैं। जब आपका डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। तो बेटा हम यहाँ से डेल जी नेगेटिव हो सकता है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल जी हम नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? देखो अगर यहाँ पर सॉलिड है, ध्यान से देखना, ये अगर आपके पास सॉलिड है, ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, एक बार वापस देखना। अगर आपके पास जो सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में एंट्रोपी क्या होगी, कम। सॉलिड के केस में एंट्रोपी क्या होगी, कम। मतलब डेल एस की वैल्यू क्या होगी, कम। तो ये ओवरऑल वैल्यू भी तो कम ही रहेगी। तो डेल एच में से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो डेल जी है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। बात आ रही है समझ में? देखो मैं ये कर दूं, ये यहाँ दोबारा लिखते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो पूछना। मैंने लिख दिया, ये है आपके पास 100 और ये है मेरे पास 60, ठीक है। डेल एस है मेरे पास 60 और जो डेल एच है वो 100। तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा, ये 40 आना चाहिए ना हिसाब से। इसको मैंने मान लिया कितना, जो भी है ये, यहाँ 1 मान के चलो, यहाँ टेम्परेचर माना 1 मान लो आप समझने के लिए, एक बार समझने के लिए सिर्फ। तो कितना आएगा मेरे पास, जो डेल जी आएगा वो कितना आएगा भाई, ये तो 1 है ही, मल्टीप्लाई बाई 60, 60 100 में से 60 क्या, कितना हो गया 40। तो डेल जी क्या आपके पास पॉजिटिव आया, ठीक है। तो यहाँ डेल जी को हमें उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना, उस रिएक्शन को फिजिबल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब ये वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी तभी तो हमारा डेल जी टोटल नेगेटिव आएगा, यस। तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं कैसे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। अब आप सोच रहे होंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल एस कैसे बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो प्रोडक्ट आपके पास सॉलिड था, जो सब्सटेंस आपके पास सॉलिड था, उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, वो लिक्विड में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से अपना फेज तो चेंज करेगा। सॉलिड है तो सॉलिड किस में आएगा, लिक्विड में। और अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और मैंने बताया था बेटा सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होता है, गैस में, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। तो आइदर आप सॉलिड से लिक्विड में भी लेके जाओगे तो भी इसका रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब डेल एस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा डेल जी होता है वो नेगेटिव हो जाता है। बात आई समझ में? आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से वो अपना फेज चेंज करेगा और फेज चेंज करने से उसकी डेल एस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि फेज चेंज करते ही एंट्रोपी, मैं वापस यहाँ लिख देती हूँ, आपका डेल एस क्या होता है बेटा, एंट्रोपी, या फिर इसको बोला जाता है क्या, रैंडमनेस। इसको क्या बोला जाता है, रैंडमनेस, ठीक है। तो सॉलिड में तो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो दूर दूर होते हैं, रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। रैंडमनेस मतलब बिखरे हुए, किस तरीके से रैंडमली बिखरे हैं वो। तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए आपका अगर इसकी वैल्यू, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सपोज क्या हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 200, आपने कोई भी वैल्यू बढ़ाई, सपोज इसकी 200 आ गई, तो अब 200 में से आप 100 माइनस करोगे तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 100 ही तो आएगी, नेगेटिव आई। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, स्पॉन्टेनियस। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करती हूँ। अगर वीडियो लंबी हो गई तो फिर सेंड नहीं होगी बेटा, ठीक है।